हमने स्प्रिंग 2024 का डेफिडेक्स का क्वेश्चन करना है, फिर उसके बाद हम करेंगे ऑटम 2023 का क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम करेंगे स्प्रिंग 2023 का क्वेश्चन। अगर टाइम बचा तो ऑटम 2022 का क्वेश्चन भी देखते हैं। हैंडसम लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023। ये स्प्रिंग 24 का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर फॉर प्रिपेयरिंग द डिस्क्लोजर रिलेटेड टू टैक्सेशन। डिस्क्लोजर हम बनाना है। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं। रिक्वायरमेंट में क्या मांगा उसने? Prepare a note on taxation for inclusion in HL's financial statement for the year ended 31 दिसंबर 2023। नोट बनाना है। नोट में क्या होता है? नोट में होता है जी इनकम टैक्स। उसमें दो लाइनें आती हैं, कौन कौन सी? करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स। और अगर प्रायर ईयर का कोई टैक्स हो, पिछले सालों का कोई अपील वगैरह नहीं की और गवर्नमेंट ने कोई पैसे डिडक्शन अलाउ नहीं की, तो उसके ऊपर आपने अपील करनी है कि नहीं करनी, उसकी बेस पे कोई टैक्स आएगा, उसको प्रायर ईयर टैक्स कहते हैं। Including a reconciliation to explain the relationship between tax expense and accounting profit। ये 12 नंबर का है। Compute the deferred tax liability asset in respect of each temporary difference as at 31 दिसंबर 2023। तो deferred tax asset और liability की अलग से कैलकुलेशन करनी है, उसके 5 नंबर है। Comparative figures are not required। पिछले साल के इनकम टैक्स का हमने नोट नहीं बनाना, सिर्फ इस साल का बनाना। ठीक हो गया जी? चलिए जब हम सवाल शुरू करते हैं, सबसे पहले ऊपर क्या करेंगे, हम नोट की जगह छोड़ देंगे। नोट on taxation, ये और यहाँ पे लिखेंगे टैक्स एक्सपेंस। इसमें आएगा जी करंट टैक्स रुपीज इन मिलियन, फिर डेफर्ड टैक्स, फिर प्रायर ईयर। ठीक हो गया? ये हमारे नोट का फॉर्मेट होगा। अब करंट टैक्स की हमने करनी है वर्किंग, वर्किंग नंबर 1। डेफर्ड टैक्स की हमने वर्किंग नहीं करनी क्योंकि वो मेन रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे पार्ट बी। ठीक है जी? और प्रायर टैक्स भी अलग से हम लिखेंगे। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, वर्किंग नंबर 1। करंट टैक्स है। रिकंसिलेशन के लिए कितनी लाइनें आएंगी वो देख लेते हैं ना। हाँ, अलग ही कंप्लीशन का फॉर्मूला बना लेते हैं। रिकंसिलेशन बिटवीन, क्या मांगी उसने? टैक्स एक्सपेंस एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट। यहाँ पे हम करते हैं वर्किंग नंबर 1। करंट टैक्स और सादा अल्फाज में पहले पेज पे आपने पेज सारा खाली छोड़ देना है। उसमें मेन आपकी रिक्वायरमेंट आएगी जो उसने मांगी हुई है, और अगले पेज पे आपने क्या करना है, वर्किंग शो करनी है, करंट टैक्स की वर्किंग। प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023 वाज 466 मिलियन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, अकाउंटिंग प्रॉफिट रुपीज इन मिलियन, 466। ठीक हो गया जी? Tax depreciation exceeds accounting depreciation by 116 million. An impairment loss of 50 million was also recognized in profit loss
अंडर टैक्स लॉ इम्पेयरमेंट डज नॉट अफेक्ट टैक्सेबल प्रॉफिट। अच्छा, अब अगला पॉइंट ये है कि टैक्स डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन से ज्यादा है। तो मुझे सोच समझ के जवाब देना। अगर टैक्स वालों की नजरों में डेप्रिसिएशन ज्यादा है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन से, तो ये 116 मिलियन माइनस होगा कि प्लस होगा? माइनस होगा, क्योंकि टैक्स वाले माइनस कर रहे होंगे। मतलब टैक्स वाले ज्यादा माइनस कर रहे होंगे, हमने कम माइनस किया होगा। ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे ये लिखता है कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एक्सीड टैक्स डेप्रिसिएशन, तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ज्यादा है, टैक्स डेप्रिसिएशन कम है, तो टैक्स वाले क्या कर रहे होते? एड बैक कर रहे होते कि भाई हम तो ये मानते ही नहीं तुम्हारी टैक्स अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। तो चूंकि टैक्स डेप्रिसिएशन ज्यादा है, टैक्स वाले ज्यादा डेप्रिसिएशन मान रहे हैं। तो टैक्स वाले ज्यादा डेप्रिसिएशन मानने का मतलब क्या है? कि वो ज्यादा माइनस करने की इजाजत दे रहे हैं। टैक्स डेप्रिसिएशन एक्सीड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितने से? 116 से। और ये क्या करेंगे? माइनस कर। ठीक है। और इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट कभी भी टैक्स वाले नहीं मानते। अगर उन्होंने इम्पेयरमेंट लॉस हमने माइनस किया हुआ है, तो अब टैक्स वाले क्या करेंगे? एड बैक कर देंगे। कितने से? 50 से। ओके जी। पॉइंट नंबर 1 भी हो गया, 2 भी हो गया। पॉइंट नंबर 3, ड्यूरिंग द ईयर एचएल सोल्ड ए मशीन हुज टैक्स डब्ल्यूडीवी एक्सीडेड अकाउंटिंग डब्ल्यूडीवी बाय 35 मिलियन। हाँ जी, इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। उनकी टैक्स के हिसाब से डब्ल्यूडीवी ज्यादा थी, तो फिर उनका गेन कम आएगा। हमारी अकाउंटिंग डब्ल्यूडीवी कम थी, तो हमारा गेन ज्यादा आएगा। नहीं समझ रहे? नहीं पहले। अब जरा सुनो, अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। अच्छा जी, अज्यूम अकाउंटिंग की नजर में और टैक्स की नजर में कैरिंग वैल्यू, अकाउंटिंग की नजर में कैरिंग वैल्यू है 100। ठीक हो गया। और टैक्स की नजर में उसने क्या किया जी? टैक्स डब्ल्यूडीवी एक्सीडेड अकाउंटिंग डब्ल्यूडीवी बाय 35 मिलियन। तो इसका मतलब है टैक्स वालों की नजर में उसकी कैरिंग वैल्यू क्या होगी? 135। एक्सीड है ना, एक्सीड कर रही है वो 35 मिलियन। अच्छा, और बेचा प्रोसीड्स, फर्स्ट करो हमने बेचा 150 का, तो हमारे हिसाब से गेन कितना आया होगा? 50 का। लेकिन टैक्स वालों की नजर में भी बेचा था 150 का, लेकिन गेन कितना आया होगा?
अच्छा जी, अब देखें जरा, टैक्स वालों की नजर में गेन कितना है? 15। और हमारी नजर में गेन कितना है? 50। क्योंकि जितने पैसे हमने रिसीव किए होंगे टैक्स वाले भी वही मानते हैं, हम भी वही मानते हैं। ठीक हो गया। अब टैक्स वालों का गेन कम है और हमारा गेन, हमने अपने प्रॉफिट में गेन ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है और टैक्स वालों ने की नजरों में गेन कम है। हमारे और उनके गेन में फर्क वही है 35 का, जो ऊपर बात हुई है। तो वो हमें सारी स्टोरी नहीं समझा रहा, तो हमें समझने की जरूरत भी नहीं। अगर टैक्स की कैरिंग वैल्यू अकाउंटिंग वालों से 35 ज्यादा है तो 35 का गेन कम होगा, क्योंकि गैप कम हो गया ना। जितना कैरिंग वैल्यू और सेल प्रोसीड का गैप ज्यादा होगा उतना गेन ज्यादा होगा, जितना कैरिंग वैल्यू और प्रोसीड का गेन कम होगा, डिफरेंस गैप कम होगा, उतना गेन कम होगा। ठीक है जी। तो टैक्स वालों की नजरों में गेन कम है, हमारी नजरों में गेन ज्यादा है। हमने ज्यादा ऐड किया हुआ है, वो इतना मानते नहीं है। वो कहते हैं भाईजान गेन 50 का नहीं है, 15 का है। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे जी, 35 ऐड करना है कि माइनस करना है? हम यहाँ पे लिखेंगे वही, टैक्स WDV एक्सीडेड अकाउंटिंग WDV ऑन डिस्पोजल। तो टैक्स वाले क्या करते हैं जी, 35 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अच्छा जी, ठीक हो गया, ये वाला पॉइंट भी हो गया। इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर वाज 60 मिलियन। ये हमने अपने अकाउंटिंग के पॉइंट से 60 मिलियन ऐड किया होगा प्रॉफिट में। ठीक हो गया। ऑफ विच 15 मिलियन वाज अक्रूड एट 31 नवंबर 2023, जिसमें से 15 मिलियन रिसीवेबल है। अक्रूड का क्या मतलब है कि पैसे मिले नहीं, तो कितने मिल चुके होंगे? 45 एक्चुअल में मिल चुके होंगे, कैश रिसीव। ठीक है। और बाकी 15 क्या है, रिसीवेबल है, ये हमारी बैलेंस शीट में पड़े होंगे। ठीक हो गया। थ्रू ए फाइनेंस एक्ट इनेक्टेड ऑन 18 दिसंबर 2023, इंटरेस्ट इनकम वाज प्रीवियसली एग्जम्प्ट। पिछले सालों की जो इंटरेस्ट इनकम थी वो क्या थी, एग्जाम थी, मतलब ये परमानेंट डिफरेंस था। ये क्या था, परमानेंट डिफरेंस था। विल नाउ बी टैक्सेबल फ्रॉम 2024 ऑन रिसीट बेसिस। अब ये टैक्सेबल होगी, लेकिन किस बेसिस पे, रिसीट बेसिस पे। तो अगले साल हमें कितनी इनकम मिलनी है, 15। तो टैक्स वाले उस 15 पे टैक्स लगाएंगे, क्योंकि जो मिल चुकी है वो तो एग्जाम थी। तो जो मिलनी है, जब कैश मिलेगा तब वो टैक्स लगाएंगे उसके ऊपर। तो इसका मतलब यह है कि पिछले सालों में ये परमानेंट डिफरेंस था, अब ये परमानेंट डिफरेंस नहीं होगा, अब ये टेम्पररी डिफरेंस होगा। ठीक हो गया जी, अगला पॉइंट। अच्छा, फिलहाल हम डेफर्ड टैक्स की बात तो कर ही नहीं रहे, हम तो बात कर रहे हैं किस चीज की, हम तो बात कर रहे हैं करंट टैक्स की। करंट टैक्स में इस साल हमने अपने प्रॉफिट का हिस्सा कितना बनाया, 60। और इस साल में वो मानते ही नहीं है उसको। 2024 में मानेंगे ना, इस साल में तो वो मानते ही नहीं है। तो इस साल में तो इसका मतलब अभी भी परमानेंट डिफरेंस है। ठीक हो गया जी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, इंटरेस्ट इनकम रिजर्व फ्रॉम टैक्स। कितनी नहीं मानते, सारी की सारी नहीं मानते, तो ऐड की हुई है तो लेस कर। ये बात भी समझ आ गई। अगला पॉइंट, सैलरीज एक्सपेंसेस एंड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 32 मिलियन एंड 16 मिलियन रिस्पेक्टिवली। सैलरी एक्सपेंसेस एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस अमाउंटेड टू 32 मिलियन 16 मिलियन रिस्पेक्टिवली पर्टेनिंग टू द ईयर एंड 31 दिसंबर 2022। पिछले साल की बात हो रही है। हमारा करंट ईयर कौन सा है, 23 का। ये कौन सा है, 22। तो पिछले साल की बात हो रही है। वर डिसअलाउड बाय टैक्स अथॉरिटीज ड्यू टू नॉन डिडक्शन ऑफ विद होल्डिंग टैक्स। उन्होंने ये चीजें माइनस करने से इनकार कर दिया कि आपने विद होल्डिंग टैक्स काटा नहीं। HL हैज डिसाइडेड नॉट टू फाइल अपील ऑन दिस। और HL को भी फील हो रहा कि यार हमने वाकई गलती की, तो इसलिए वो फील, जो अपील है वो फाइल नहीं कर। ये प्रायर ईयर टैक्स का मसला है, ऐसा ही है। तो 32 मिलियन ये और 16 मिलियन ये, और टैक्स रेट देखते हैं कितने परसेंट है। ठीक है जी। तो 32 और 16 कितना हो गया बच्चों,
तो 32 जमा 16, इसका लेंगे 30%। आंसर क्या रहेगा? फोर्टीन पॉइंट। ये सीधा सीधा हमने यहाँ पे लिख दिया, प्रायर ईयर टैक्स। ठीक है जी, समझ आ गई बात है। ये करंट टैक्स की वर्किंग में नहीं आना, क्योंकि करंट टैक्स यहाँ पे आना है। तो चूंकि प्रायर ईयर टैक्स नीचे लिख दिया है, तो करंट टैक्स के अंदर ये दोबारा नहीं आना। ये पॉइंट समझ आ गया ना? करंट टैक्स की वर्किंग में प्रायर ईयर टैक्स का कोई 1 रुपया भी नहीं आना, क्योंकि वो नीचे लिख दिया हमने लिहाजा से। उसके अंदर दोबारा से 14/4 जमा नहीं करेंगे। अच्छा जी, स्टोर्स एंड स्पेयर्स एज एट 31 दिसंबर 2023 वर 180 मिलियन आफ्टर डिडक्टिंग ए लॉस ऑफ 19 मिलियन फॉर एनआरवी। अब जरा सोचो बच्चों, अकाउंटेंट ने इस 19 मिलियन का लॉस को कहां रिकॉर्ड किया होगा? सोचो सोचो सोचो। हाँ हाँ, कॉस्ट ऑफ सेल में मिसाल अल्फाज में प्रॉफिट माइनस किया होगा, ऐसी है। दिस एडजस्टमेंट इज नॉट अलाउबल फॉर टैक्स पर्पस। क्या टैक्स वाले इसको मानते हैं? अकाउंटिंग ने क्या किया? माइनस किया। टैक्स वाले कहते हैं भाईजान क्यों माइनस किया? ठीक हो गया जी। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे जी? एनआरवी लॉस नॉट अलाउड। कितना है जी? 19। तो ऐड कर देंगे। ठीक हो गया, समझ आ गई बात? अब उसके बाद अगला पॉइंट ये याद रखना है कि हमारी किताबों में उसकी कैरिंग वैल्यू क्या है? 180। लेकिन टैक्स वालों की नजर में टैक्स बेस 180 नहीं है, 199। ये डेफिनेट की कैलकुलेशन करते वक्त ये बात याद रखनी है, क्योंकि टैक्स वाले चूंकि लॉस नहीं माइनस करने दे रहे, इसका मतलब है वो उसको स्टोर एंड स्पेयर का हिस्सा मानते हैं। क्योंकि डेफिनेटली हमने पेमेंट तो की होगी, हमने 199 की पेमेंट की है, जिसमें से 19 को प्रॉफिट लॉस में लेंगे, बाकी 180 को बैलेंस शीट में लेंगे। वो कहते हैं भाईजान ये माइनस करने की इजाजत नहीं है। इसका मतलब फिर क्या है कि वो बैलेंस शीट में ही लेके जा रहे हैं। ठीक हो गया जी। डिविडेंड इनकम फॉर द ईयर इज 28 मिलियन। डिविडेंड आर टैक्सेबल एट ए रिड्यूस्ड रेट ऑफ 10%। ऐसी इनकम या एक्सपेंस जिसका रेट डिफरेंट है, उसको भी रिवर्स कर देंगे ताकि वो नीचे जाके अलग से उस पर रेट लगे। ठीक है जी। डिविडेंड इनकम एट डिफरेंट टैक्स रेट कितनी है जी? 28। प्लस करें माइनस करें? क्यों? प्रॉफिट में पड़ी हुई है। ओके जी। पॉइंट नंबर 8। ड्यूरिंग द ईयर एचएल पेड फाइन्स ऑफ 24 मिलियन विच आर नॉट डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पस। जुर्माने, परमानेंट डिफरेंस आ गया। फाइन्स नॉट अलाउड। कितना है जी? 24 मिलियन। प्लस या माइनस? प्लस। During the year, HL expensed out payment of 70 million relating to the restructuring of one of its business premises. 70 मिलियन के खर्चे हुए रीस्ट्रक्चरिंग। याद है रीस्ट्रक्चरिंग IAS 37 में पड़ी थी। As per tax laws, these payments are to be allowed as an expense over a period of 5 years from 23 to 27। तो कहते हैं 5 सालों में आपने इसको मोटाइज करना है, 1 साल में सारी माइनस करने की इजाजत नहीं है। हमने सारी माइनस कर दी, टैक्स वाले सारी माइनस करने की इजाजत नहीं दे रहे। अच्छा जी, तो बच्चों 70 मिलियन ऐड करेंगे। रिस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंस नॉट अलाउड। ठीक, आप ये कर सकते हैं कि 70 सारे का सारा एड बैक कर दें,
और फिर जो उसने अलाउ किया वो अलग से माइनस कर दें, या एक ही लाइन में आप क्या कर लें, नेट कर, जैसे आपको दिल करता है वहां कर, ठीक है जी। 70 करेंगे ना, स्ट्रक्चरिंग एक्सपेंस अलाउड 70 डिवाइडेड बाय 5। हाँ जी, 14 माइनस करने की इजाजत है। ठीक है जी। नेट डेफिट टैक्स एसिड एज 31 एकम दिन 2023 अरोज ऑन अकाउंट ऑफ दिस। ओके जी, ये बाद में देखते हैं फिलहाल। ड्यूरिंग 2022 HL incurred a tax loss of 284 million against which HL expected at that time to be able to utilize 180 million against future taxable income। ये पॉइंट भी मैंने पढ़ाया था कि भाई आपका लॉस पिछले सालों में कितना पड़ा हुआ है, 284, और आपने सोचा हुआ था कि फ्यूचर में जब 6 साल में हमें प्रॉफिट आएगा ना, तो मैक्सिमम 180 रिवर्स हो पाएगा, मैक्सिमम 180 रिवर्स हो पाएगा। करके देखो जरा, 180 का लो 30%, 54, तो ये 54 का डेफिट टैक्स पिछले सालों में आ रहा है, ठीक है ना। ये जो 54 का डेफिट टैक्स है, ये बेसिकली डिडक्टेबल, मतलब इसको चलो डेफिट टैक्स एसेट है, ये डेफिट टैक्स एसेट है, तो डेफिनेटली फिर ऊपर वाला डेफिट टैक्स लाइबिलिटी होगा, क्योंकि वो दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं। अगर ये माइनस का है तो फिर ये प्लस का है, तो प्लस का है तो फिर लाइबिलिटी होगा। समझ आ गई? अच्छा जी, तो अभी देखते हैं हमने इस साल की, ये प्लस माइनस करके देखे जरा, करंट टैक्स टैक्सेबल प्रॉफिट कितना आता है। K7 376 मिलियन, ऐसी है। अब उस पर लगेगा टैक्स रेट, हाँ, लॉस कितना है जी, लॉस कैरी फॉरवर्ड। अब देखो, हमने सोचा हुआ था कि 180 रिवर्स हो सकता है, लेकिन ये तो सारे रिवर्स हो गया, ये सारा रिवर्स हो गया। इसका मतलब है हमारा ब्रॉड डाउन बैलेंस जो है डेफिट टैक्स का, वो गलत है। ये बात समझ लगी कि नहीं लगी? क्योंकि हमारा ब्रॉड डाउन बैलेंस जो डेफिट टैक्स का 12 है, वो 12 नहीं होना चाहिए था। अगर हम यहाँ पे 284 के ऊपर 30% लगा रहे होते, तो ब्रॉड डाउन बैलेंस 54 की बजाय कुछ और होता। क्यों? क्योंकि 284 सारे का सारा माइनस हो रहा है यहाँ, पहले जरा निकालें क्या आता है, 92। हाँ जी, लगाएं जी उसके ऊपर जरा, करंट टैक्स क्या आंसर आएगा जी, 20.6। और डिविडेंड, टैक्स ऑन डिविडेंड किस रेट पे लगना था, क्या आंसर आना था, 2.8। करंट टैक्स 30.4, ठीक है जी। तो यहाँ पे करंट टैक्स लिखेंगे जी 30 पॉइंट।
समझ आ गई थी। अब बात किसकी करनी है हमने, डेफर्ड टैक्स, पार्ट बी। क्योंकि डेफर्ड टैक्स उसने पार्ट बी की रिकॉर्ड में मांगा हुआ है, तो हमें पार्ट बी का हवाला देंगे। कंप्यूटर डेफर्ड टैक्स, हाँ जी, यहाँ पे लिखेंगे वही जो उसने कहा हुआ है, कंप्यूटेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स सेट या लाइबिलिटी फॉर द ईयर 2023। कितने कॉलम बनेंगे जी? कितने कॉलम बनेंगे? 5 या 6। कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, रेट, डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी। क्लियर जी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैरिंग अमाउंट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टैक्स बेस, यहाँ पे क्या रहेगा, डिफरेंस, यहाँ पे क्या रहेगा, रेट, और यहाँ पे रहेगा डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की बात करने के लिए हम चलते हैं वर्किंग नंबर 2 में। पीपीई अकाउंटिंग, पीपीई टैक्स। अब उसने हमें ओपनिंग बैलेंस से कोई नहीं बताया, क्यों बताया, नहीं बताया, लेकिन उसने ओपनिंग हमें डेफर्ड टैक्स बताया। तो बच्चों ये किसी वैल्यू के साथ 30% मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 42 आया होगा। वो कौन सी वैल्यू थी जिसके साथ 30% मल्टीप्लाई हुआ और 42 आया? 140, 140 आया। अच्छा, और 140 जो वैल्यू है वो डिफरेंस है। सोचो जरा, रेट किससे मल्टीप्लाई होता है, डिफरेंस से मल्टीप्लाई होता है, तो वो डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब, और अगर ये लायबिलिटी है तो वो जो डिफरेंस है उसमें कैरिंग वैल्यू बड़ी होगी कि टैक्स बेस बड़ी होगी? कैरिंग वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है। कैरिंग वैल्यू इज ग्रेटर देन टैक्स बेस, तभी तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आई होगी। समझ लगी है? कितना डिफरेंस आया? 140 का। अच्छा जी, अब हम अज्यूम कर लेते हैं। अगर मैं आपको कहूं ब्रॉड डाउन अज्यूम, अज्यूम कर रहा हूं मैं, ब्रॉड डाउन अगर मैं ये अज्यूम कर लूं 0, तो यहाँ पे मुझे फिर ब्रॉड डाउन अज्यूम करना पड़ेगा 140। अज्यूम किया क्योंकि मेरे पास और कोई डाटा है नहीं। अच्छा, लेकिन बच्चों अगर मैं यहाँ पे ब्रॉड डाउन अज्यूम कर लूँ, फर्ज करो 500, तो यहाँ पे मुझे ब्रॉड डाउन अज्यूम करना पड़ेगा 640। कोई भी आप वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए, अपने समझ के लिए। यहाँ तक की बात समझ लगी? अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे आपने डेप्रिसिएशन भी माइनस करनी है, टैक्स वाले भी डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे होंगे, यहाँ पे अपने डिस्पोजल भी माइनस करना है, और टैक्स वाले भी डिस्पोजल माइनस कर रहे होंगे। ऐसे ही है, तभी तो जाके क्या निकलेगी, क्लोजिंग वैल्यू, जिसको आपने अपनी करंट डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन में लिखना होता है। अब अगला पॉइंट, उसने सवाल में बताया था कि किसकी डेप्रिसिएशन किससे ज्यादा थी। पढ़ो जरा, टैक्स डेफिनेशन एक्सीड अकाउंटेड बाय 116। इसका मतलब ये हुआ, फर्ज करो बच्चों अगर हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन 100 मान लें, तो टैक्स वाले कितनी मानते होंगे? 100 जमा 100
16, 216 मानते हो, समझ आ रही बात? अच्छा, अगला पॉइंट। और अगर हम यहाँ पे डिस्पोजल की बात करें तो डिस्पोजल की वक्त उसने क्या बताया था? टैक्स डब्ल्यूडीवी ज्यादा है 35। मतलब अगर हम डिस्पोजल की वैल्यू यहाँ पे मान लें, जो ऊपर मैंने आपको समझाई थी, अकाउंटिंग वाले के डिस्पोजल की वैल्यू 100 मान लें, टैक्स वाले के डिस्पोजल की वैल्यू 135 मान लें, ऐसी है ना? यहाँ पे भी 100 मान लें, लेकिन यहाँ पे फिर हमें कितना मानना पड़ेगा? 135। क्यों? 100 में 35 जमा करना पड़ेगा, तो कैरिंग वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। 440, और ये 159, डिफरेंस ले दोनों का। हाँ, यहाँ पे एक और गड़बड़ भी है। एक मिनट, एक और गड़बड़ भी है। इम्पेयरमेंट लॉस भी हुआ था 50 का, याद करो, ये इम्पेयरमेंट लॉस हुआ था 50 का, 390, और उसका क्या आता है? 15149, डिफरेंस टू है 241। असल में हम ये डिफरेंस लिख सकते हैं यहाँ। क्यों? ना तो हमें कैरिंग वैल्यू पता है, ना हमें टैक्स बेस पता है, लेकिन हम क्या लिख सकते हैं? डिफरेंस लिख सकते हैं, क्योंकि वो ये चीजें तो हमने अपने समझने के लिए बनाई है ना। मेरी बात समझ आ रही? ये चीजें तो हमने अपने समझने के लिए बनाई है। डिफरेंस मेन चीज है। डिफरेंस कितनी आई है? 241 का डिफरेंस है। ये 241 का डिफरेंस यहाँ पे लिख सकते हैं। नहीं बात समझ, ठीक है? तो यहाँ पे हम वर्किंग नंबर 2 का हवाला दे देंगे। वर्किंग नंबर 2 के हवाले से हम यहाँ देखेंगे डिफरेंस कितना आ रहा है 241 का, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। कैरिंग मोनो टैक्स बेस नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने सारी अपनी वैल्यूज अज्यूम की हुई, अपनी सारी वैल्यूज क्या की हुई है? अज्यूम की हुई। बराबर, रेट क्या है? 30%। आंसर निकालें क्या आता है? चेक करो, चेक करो, चेक करो, शाबाश। ये सर रैपिडिटी को मैं सोचो, किसकी कैरिंग वैल्यू किससे ज्यादा है? रैपिडिटी ये क्या है जी? लाइबिलिटी। ठीक हो गया? अच्छा जी। उसके बाद बच्चों अगला यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 2 3 3 हो गया। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, ये भी डेफिनेक्स में आएगा। हमारी बैलेंस शीट में कितना इंटरेस्ट पड़ा होगा? 15 का पड़ा होगा इंटरेस्ट रिसीवेबल। हमारी बैलेंस शीट में 15 का पड़ा हुआ। टैक्स वाले 15 को मानते हैं कि नहीं मानते? अच्छा, अगर ये कहते, फर्ज करो यहाँ पे ये लिखा होता ना बच्चों, क्या लिखा होता कि भाई टैक्स वालों की नजर में ये इंटरेस्ट इनकम एग्जम्प्ट है, अभी भी है और फ्यूचर में भी रहेगी, तो ये परमानेंट डिफरेंस होता। कौन सा डिफरेंस होता? और परमानेंट डिफरेंस में कैरिंग वैल्यू और टैक्स बेस दोनों क्या 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 रखते हैं? सेम रखते हैं, ताकि डिफरेंस जीरो आए। याद है ना पॉइंट? अब ये 15 हमारी किताबों में तो लिखा हुआ है, लेकिन क्या टैक्स वाले फ्यूचर में भी नहीं मानते? मानते हैं। इसका मतलब है अब टैक्स बेस जीरो, क्या कहते हैं, 15 नहीं आ सकती। परमानेंट डिफरेंस होता तो टैक्स बेस क्या आनी थी? 15। लेकिन अब परमानेंट डिफरेंस नहीं रहा, तो अब टैक्स बेस क्या आएगी?
जीरो। एक और वजह से भी टैक्स बेस जीरो आती है, वो क्या है कि जो भी इनकम या एक्सपेंस रिसीट बेसिस पे रिकॉर्ड होता है उसकी टैक्स बेस हमेशा जीरो होती है। ये पढ़ा था हमने कभी किसी जमाने में, याद है? तो डिफरेंस कितना आ गया बच्चों? 15 का। और इसके ऊपर रेट लगना कोई वही 30% लगना है या कुछ और लगना है? 4.5। लाइबिलिटी के एसेट, लाइबिलिटी क्यों? एसेट की कैरिंग वैल्यू ज्यादा है। यहाँ तक की बात समझ लगी? पॉइंट नंबर 4 भी हो गया। सैलरीज एंड एक्सपेंसेस, ये वाला पॉइंट नंबर 5 जो था ये तो वो था प्रायर ईयर टैक्स का। स्टोरेज एंड स्पेस की बात करते हैं। स्टोरेज एंड स्पेस हमारी बैलेंस शीट में किस वैल्यू से पड़ा हुआ है? 180। हमने 19 का लॉस यहां से निकाला, बैलेंस शीट से प्रॉफिट लॉस में ले गए। वो कहते हैं भाईजान प्रॉफिट लॉस में नहीं जाना। इसका मतलब है टैक्स वाले उसकी कैरिंग वैल्यू क्या मानते होंगे? 199 मानते हो। डिफरेंस कितना आ गया? 19 का रेट लगेगा 30%, 5.7। हाँ जी। एसेट की लायबिलिटी। हाँ जी। पॉइंट नंबर 7, डिविडेंड इनकम फॉर द ईयर इज 28 मिलियन। डिविडेंड टैक्स विल एट रिड्यूस रेट ऑफ 10%। इसका क्या करना है? ये बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ? पहले ये पढ़ लो तो बोलो तो सही। पहले तो ये देखना पड़ेगा ना बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। ये तो बैलेंस शीट में होगा ही नहीं। इनकम है, इनकम की एंट्री का पास की होगी हमने। कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, तो डेफिनेटली जब कैश आ गया होगा तो टैक्स वाले भी कैश मानते होंगे, तो उन्होंने भी कैश डेबिट इनकम क्रेडिट की एंट्री पास की होगी। जुर्माने, ये परमानेंट डिफरेंस है, ये वैसे भी आने ही नहीं है हमारे पास, और ये पेड है, बैलेंस शीट में नहीं पड़े होंगे। हाँ, ये रीस्ट्रक्चरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट यहाँ पे आएगी। हम रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट का हमने क्या किया होगा? हम सारा प्रॉफिट लॉस में ले गए। हमारी नजरों में उसकी बैलेंस शीट में वैल्यू जीरो है, लेकिन टैक्स वाले उसको 70 बैलेंस शीट में नहीं पड़ी होगी। 70 में से 14 वो कहाँ ले गए होंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। फिलहाल कितनी पड़ी होगी? 56। डिफरेंस कितना आ गया? 56। और इस पे रेट क्या लगेगा? 30%। 16.8। एसेट की लाइबिलिटी, एसेट निकाले जरा आंसर। एसेट की लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। ठीक हो गया जी। अगर हम डेफिट टैक्स का अकाउंट बनाएंगे, डेफिट टैक्स एसेट, डेफिट टैक्स लाइबिलिटी, तो बच्चों ब्रॉड डाउन बैलेंस किधर आएगा? डेबिट साइड पे आएगा ना? क्यों बोला?
ओपनिंग बैलेंस कितना था? 12, याद है? और क्लोजिंग भी इसी साइड पे आ रहा है, क्यों बोला? तो क्या टोटल कर लेंगे जी? 12 और 54 है 6.3, 6.3, ये जाएगा आपका प्रॉफिट लॉस। चेक करो, शाबाश। टोटल कर लें। 111.1। ठीक है जी, समझ आ गया दिए। अच्छा, अब उसके बाद रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन में सबसे ऊपर क्या लिखते होते हैं? कितना है जी? 466। ओके, फिर उसके बाद टैक्स रेट 30%। क्या आंसर आता है? नीचे क्या लिखेंगे? एक्सपेक्टेड टैक्स, जो होना चाहिए था। हाँ जी, 139.8। ठीक है जी, ये आपका एक्सपेक्टेड टैक्स होना चाहिए था। अब एक्चुअल टैक्स कितना आ रहा है? 111। अच्छा, ये बात याद रखनी है, हमारी रिकंसिलेशन इन दोनों के टोटल से मैच होगी, तीसरे वाले टोटल से मैच नहीं होगी। हाँ, अगर आप तीसरे वाले टोटल से मैच इससे मैच करना चाहते हैं तो फिर क्या करना होगा? ये वाली लाइन आपको नीचे इंटेंशनली अपनी रिकंसिलेशन में डालनी होगी। याद है ना ये पॉइंट? हमारा रिकंसिलेशन का आंसर करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स से मैच होता है, कभी प्रायर ईयर टैक्स से मैच नहीं होता। अगर आप प्रायर टैक्स से मैच करना चाहते हैं, सौ बिस्मिल्लाह करें, लेकिन फिर यही लाइन 14.4 की आपको रिकंसिलेशन में भी ऐड करनी पड़ेगी। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब आगे क्या लिखेंगे? इफेक्ट ऑफ परमानेंट डिफरेंस। कौन कौन सा? फाइन्स, सबसे पहले क्या आ रहा था? पहला हो गया पॉइंट, दूसरा परमानेंट डिफरेंस नहीं है, ये भी नहीं है। इंटरेस्ट इनकम हमने कितनी ऐड की है? 60। ऐसी है, तो वो इसको नहीं मानते, क्या मानते हैं? लेकिन इसमें परमानेंट डिफरेंस कितने हैं? सोचो 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 सोचो। ये परमानेंट डिफरेंस नहीं है, ये जब अगले साल आएगा तो उस पर टैक्स लग जाएगा, लेकिन हम अगले साल इस 15 को नहीं मान रहे होंगे इनकम में। क्यों? क्योंकि हम तो इनकम इस साल मान चुके हैं। तो इस 60 में से 45 परमानेंट डिफरेंस। ये बात में लगी? क्या लिखेंगे जी? इंटरेस्ट इनकम, टैक्स इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इनकम। 60 का
हम 30% लेते, कब लेते? अगर वो कहता है कि इस साल भी एग्जाम्प्ट है, फ्यूचर में भी एग्जाम्प्ट होगी, तो फिर तो 60 परमानेंट डिफरेंस है। लेकिन वो कहता है कि इस साल आपने 60 इनकम माननी है, लेकिन अगले साल जब आप 15 रिसीव करेंगे हम टैक्स लगा लेंगे। इसका मतलब फिर क्या है कि 45 पे वो टैक्स कभी नहीं लगाएंगे फ्यूचर में। ये बात समझ आइए? हाँ जी, आंसर निकालें। 13.5। अब पॉइंट ये है प्लस करने के माइनस करने। जब आपने इस पे रेट लगाया, इसके अंदर डिविडेंड इनकम प्लस हुई पड़ी है, तो आपका टैक्स ज्यादा आया। अब आपने टैक्स को क्या करना है? कम कर, क्योंकि टैक्स वाले इसको मानते नहीं। अच्छा जी, और अगला कौन सा जी? है टैक्स इफेक्ट ऑफ डिविडेंड इनकम। कितनी डिविडेंड इनकम है? 28। इस पे हम क्या रेट लगा चुके हैं? 30। लगना कितना चाहिए था? 10%। तो कितना हम एक्स्ट्रा टैक्स लगा चुके हैं? 20% लगा चुके हैं। आंसर निकालें। 5.6 प्लस या माइनस? माइनस करेंगे। सोच लो सोच लो सोच लो। ठीक हो गई। उसके बाद अगला पॉइंट कौन सा आएगा? फाइन एंड पेनल्टीज हो गए। कितना जुर्माना पड़ा था? 24 का। तो हमने 24 को माइनस किया होगा ऊपर। यानी 7.2 प्लस या माइनस? प्लस करें। और जी? ये प्रायर ईयर टैक्स है ना। अगर आप लेना चाहते हैं तो फिर आपका आंसर 111 आएगा। ठीक है ना? नहीं समझ आई? टैक्स इफेक्ट ऑफ सैलरीज एंड, और क्या था 12 का? क्या था? इंश्योरेंस। 32 जमा 12, 16। 16। क्या आंसर आ जाएगा जी? 14.4। यही चाह रहे हैं कि कोई और भी है? टैली करके देखो जरा। 111 आंसर आना चाहिए। नहीं आ रहा ना? हाँ जी। अब तो 14 शरी 4 भी डाल दी है। क्यों नहीं आ रहा बता? एक पॉइंट ऐसा है। याद नहीं आ रहा। टैक्स लॉसेस वाला पॉइंट सोचो। लॉसेस वाले पॉइंट में कुछ गड़बड़ हुई, याद है?
हमने इसके ऊपर कितने रुपए का डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट किया था? 54 का। और लॉस हमने क्या एज्यूम किया था? कितना लॉस हम फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? 180 का। जबकि सारे का सारा लॉस रिवर्स हो गया। देखो ना करंट टैक्स की वर्किंग में देखो, सारा लॉस हमने रिवर्स कर लिया कि नहीं कर लिया? तो फिर हमारा ये, अगर हम यहाँ पे 180 लिखा होता, फर्ज करो इस 24 की जगह क्या लिखा होता, 180, तो फिर ये बांधे ना आता, कम आता ना, सॉरी ज्यादा आता, तो फिर ये भी ना होता और ये 30 भी ना होता। तो जब ये 30 ना होता यहाँ पे, तो फिर ये 111 ना आता, तो जो भी आता मैच हो जाता अब तक। ये बात समझ लगी? अगर वो 30 ना होता तो जो भी होता अभी तक मैच हो चुका होता। अब हमारा आंसर मैच क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने यहाँ पे सोचा था कि 180 का लॉस रिवर्स होगा फ्यूचर में, जबकि सारे का सारा रिवर्स होगा। तो 111 जो है, वो जो 111 निकला है उसमें तीनों चीजें आ रही है ना, करंट टैक्स भी आ रहा है, डेफर्ड टैक्स भी आ रहा है और प्रायर टैक्स भी आ रहा है। और इन तीनों के आंसर से हमें मैच करना है। तो उसके उसके करंट टैक्स की वर्किंग में 284 का लॉस माइनस हुआ पड़ा, जबकि सोचा हमने क्या था, 180 का लॉस रिवर्स हो गया। नहीं नहीं, क्या था, 250 आता, तो फिर 250 माइनस होता, क्योंकि जितना प्रॉफिट है उतना ही आप क्रेडिट ले सकते हैं ना। हाँ, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता। तो भाई अब बच्चों यहाँ पे लेना है क्या, कितना डिफरेंस आ रहा है जी, जो हमने सोचा था और जो हुआ, 180 और 284 के दरमियान, 104। टैक्स इफेक्ट ऑफ अनयूज्ड टैक्स लॉसेस, 284 माइनस 180 का 30%, 31.2। अब जरा चेक करो, माइनस करेंगे क्यों बोला, क्यों 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 क्यों? हाँ जी, ठीक है। मतलब यहाँ पे 180 लिखा होता तो ये जो वैल्यू आती, ये बड़ी वैल्यू आती, बड़ी वैल्यू आती तो ये वाली वैल्यू भी क्या होती, बड़ी होती। ये वाली वैल्यू बड़ी होती तो ये 111 से वैल्यू बड़ी होती। ये वैल्यू छोटी है, तो वो वैल्यू उसी वक्त छोटी होगी जब ये 31.2 क्या होगा, माइनस होगा। समझ आ गई बात? आंसर आ गया 111 की। उसके साथ क्या लिखेंगे जी, 111 क्या चीज है, एक्चुअल, एक्चुअल टैक्स एक्सपेंस। ठीक है जी, रिकंसिलेशन भी आपकी रेडी होगी। सप्लिंग 2024 का सवाल समझ आ गया आपको? अब बच्चों इसका देखते हैं एग्जामिनर कमेंट्स, तो डाउनलोड ही नहीं किए। चलो, मार्किंग प्लान वो भी डाउनलोड नहीं किया, चलो बाद में डिस्कस करेंगे। अब किसकी बारी है जी? आटम 23 की बारी।
द फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ उछली लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर 2022। ओके जी, मांगा क्या जी? 10 नंबर का सवाल है। कंप्यूट द deferred tax liability or asset that should be recognized in annual statement of financial position as at 31 दिसंबर 2022। सिर्फ deferred tax asset liability, वही पार्ट बी जो हमने वहां पे किया था ना, वो पार्ट बी उसने यहाँ पे हमसे मांगा है। मतलब करंट टैक्स नहीं मांगा, नोट नहीं मांगा, एक्सटैक्स नहीं मांगे, ठीक है जी। सिर्फ पार्ट बी की वर्किंग करनी है। तो बच्चों हम सीधा सीधा यहाँ पे टेबल बना सकते हैं। यहाँ पे कैरिंग अमाउंट आ जाएगी, यहाँ पे टैक्स बेस आ जाएगी, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पे रेट आ जाएगा, और यहाँ पे डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। अच्छा जी, सबसे पहले लिखा हुआ है 2021 में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कोई नहीं थी, 2022 में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो इसका मतलब ये अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्या ये पॉइंट समझ आया सबको? ये सारा डाटा जो दिया हुआ किसके पॉइंट ऑफ से दिया हुआ है? अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ से दिया हुआ है। टैक्स वालों की कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है। क्या चीज समझ आ रही है आपको, जरा बताएं मुझे। हाँ जी, ये सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मैंने इस साल ली होगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं। UL has only one investment property which was purchased during 2022 at a cost of 450 million। साल के शुरू में हमने बाई की होगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने की? 450 की। तो कैश पे किया होगा, कैश पे किया होगा तो टैक्स वाले भी 450 की मानते होंगे, ठीक हो गया। द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एज एट 31 दिसंबर 2022 अमाउंटिंग टू 610 मिलियन। साल के एंड पे उसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 610 मिलियन। यूएल फॉलोज कॉस्ट मॉडल फॉर अकाउंटिंग पर्पस। इसका मतलब फेयर वैल्यू तो फॉलो नहीं करता। अगर वो कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहा है तो बच्चों वो क्या कर रहा होगा, जरा सोचो। वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा होगा। तो परचेज कितने की थी? 450 की। इस वक्त कितने की नजर आ रही है? 420 की। तो इसका मतलब है उसने डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी कितने की? 30 की। अंडर टैक्स लॉस, capital gain on investment property is taxable at the time of sale while depreciation is not allowed। समझ लगी? मतलब सादा अल्फाज में कैरिंग अमाउंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, हमारी नजरों में कैरिंग अमाउंट क्या है जी? 420, और टैक्स वालों की नजरों में 450, क्योंकि वो डेप्रिसिएशन अलाउ ही नहीं कर रहे। 30 का आ गया डिफरेंस। और रेट क्या है सवाल में? हम इस वक्त कहां पे खड़े हैं बच्चों? 22 में खड़े हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम 22 में खड़े हैं, लेकिन डेफर्ड टैक्स हमने कैलकुलेट करना होता है फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फ्यूचर में उसने एडजस्ट होना है ना। कब एडजस्ट होना है? फ्यूचर में। और अगर हमें साल के एंड पे पता चल जाए कि फ्यूचर में रेट क्या है, तो वो वाला रेट लगाएंगे। क्यों? अगर वो वाला रेट ना लगाया तो फ्यूचर में आपको पता है चेंज इन टैक्स रेट का इंपैक्ट लेना पड़ता है डेफर्ड टैक्स के अकाउंट में, याद है। लेकिन वो अगर अभी अभी पता चल जाए तो हम अभी ले लेंगे, ताकि फ्यूचर में वो काम ना करना। नहीं समझ। अब ये स्टार लगा हुआ है, वहां पे स्टार लगा हुआ है कुछ, जरा देख के मुझे बताएं क्या मतलब है इसका। 31 दिसंबर 2022 से पहले क्या हमें 31 दिसंबर 2022 से पहले पहले पता लग गया था? अगर 31 दिसंबर 2022 से पहले ना पता चला हो तो फिर तो हम मजबूरन वही लेंगे जो 31 दिसंबर 2022 तक था। लेकिन चूंकि हमें पता लग गया है कि 31 दिसंबर 2022 में उसका रेट क्या है, तो फिर हम वो वाला रेट लेंगे जो चेंज हो चुका है।
ना कि पुराने वाला रेट। ये वाला रेट तो नहीं रखना। याद रखना, अगर करंट टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे होते तो 22 वाला ही रेट लगना था, क्योंकि करंट टैक्स में टैक्स वालों ने जो पैसे लेके जाने थे वो उस साल के रेट के मुताबिक लेके जाने थे, चाहे अगले साल के रेट अनाउंस हो चुका। लेकिन डेफर टैक्स में चूंकि हमने वो टैक्स की एडजस्टमेंट करवानी है फ्यूचर में जाके, तो फ्यूचर का रेट देख रहे होंगे। ये पॉइंट समझ आया? तो बच्चों कौन सा रेट लगाएंगे, 20% या 30%? 20 क्यों नहीं लगाएंगे? ये इंटरेस्ट इंक्रीमेंट है, और तमाम बाकी वैल्यूज पे कौन सा रेट लगना है? 30%। तो बच्चों यहाँ पे 30% रेट लगेगा। आंसर निकालें। सर ये मैंने लाइन देखी थी कि किसी के और डेप्रिसिएशन की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड, ये परमानेंटली नॉट अलाउड है या मतलब जब एसेट बेच देंगे उस पर जो गेन लॉस आएगा, वो गेन लॉस वो रिकॉर्ड करेंगे अपने हिसाब से, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। परमानेंटली से मुराद ये नहीं है। पॉइंट ये कि एसेट कभी ना कभी तो बेचेंगे ना। तो कहता है कैपिटल गेन हम मानते हैं कब? जब बेचेंगे। उस वक्त उसका गेन ज्यादा आ रहेगा। नहीं, उसका गेन कम आएगा, हमारा ज्यादा आ रहेगा। क्यों? हम अपनी कैरी वैल्यू के नीचे लेके जा चुके हैं। तो उस वक्त ठीक हो जाएगा। मतलब ये परमानेंट डिफरेंस नहीं है। समझ आएगी बात? हाँ जी। 9.0। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लियर होगी बच्चों? अच्छा जी, अब इन्वेंट्री की बात करते हैं। इन्वेंट्री कितनी है? 840। और इनकी पिछले साल कितनी थी? 780। इन्वेंट्री के बारे में पढ़ते हैं। इन्वेंट्रीज इंपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर 2022 अमाउंटिंग टू 660 मिलियन है। तो फिर ये क्या हो रहा है? ये बात समझ आई? कि जरूरी नहीं है कि सारी इंपोर्टेड वाली इन्वेंट्री पड़ी है, कोई और भी तो पड़ी हो सकती है। अगला पॉइंट, ऑफ विच 40% रिमेन अनसोल्ड एज एट 31 दिसंबर 2022। इस 840 के अंदर 660 नहीं पड़ा हुआ। इट्स 840 के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 264 की इंपोर्टेड इन्वेंट्री पड़ी हुई है। ऐसी है? तो बाकी इन्वेंट्री फिर कितनी होगी? क्या ये बात समझ आई कि नहीं समझ आई? ये 840 की इन्वेंट्री कैसे बनी होगी? उसमें इंपोर्टेड इन्वेंट्री पड़ी होगी 264 की, और बाकी की इन्वेंट्री पड़ी होगी 576 की। हम यहाँ पे बात करने लगे पहले इंपोर्टेड। और अदर इन्वेंट्री की बात अलग से करेंगे। अच्छा जी, इंपोर्टेड इन्वेंट्री हमारी नजरों में कितने की है? 264। यहाँ तक की बात सुन लगी? तो बोलो तो सही। अच्छा जी, पेमेंट ऑफ इंपोर्टेड इन्वेंट्री रिजल्टेड इन ए फॉरेन एक्सचेंज लॉस ऑफ 100 मिलियन। हमें नुकसान हुआ कितना? अच्छा, वो नुकसान इसके अंदर शामिल होगा मेरा ख्याल। Under tax law, the foreign exchange loss is considered as part of the cost of inventory. हाँ जी, क्या कह रहा है जरा पढ़ें। टैक्स वाले वो लॉस का क्या करते हैं? कॉस्ट में ऐड करते हैं। लेकिन टैक्स वालों की नजर में भी तो 40% इन्वेंट्री पड़ी होगी ना, 60% सेल हो चुकी होगी। तो सारा लॉस तो वो शामिल नहीं करेंगे। नहीं समझ लगी? देखो, टैक्स वालों की नजर में 40% इन्वेंट्री पड़ी है, तो फिर लॉस भी 40% पड़ा होगा कि 100% पड़ा होगा? ये लॉस तो 100% इन्वेंट्री के ऊपर है ना। तो टैक्स वालों की नजर में देखो, इन्वेंट्री की वैल्यू क्या बनती है टैक्स बेस? 304। 304 कैसे बना? पहले मुझे बताएं 264 कैसे बना? 8। ये 264 कैसे बना बताओ जरा। ये सर 660 का हमने
40% लिया है। क्योंकि बच्चों हम एक ही मतलब सवाल का एक ही सा कर रहे हैं, तो डिटेल वर्किंग इसके अंदर ही शो कर देंगे। 660 का क्या लिया हमने? 40%, ऐसे ही है। अच्छा, अभी 304 कैसे निकला? ऐड किया 660 का भी 40% लिया और 100 का भी 40% लिया। समझ आई बात? तो आंसर निकालें। डिफरेंस कितना है? 40 का, उसको लगाएंगे 30%। अच्छा, ऊपर लाइबिलिटी है क्या एसेट है? एसेट है। और नीचे ये भी एसेट है। अब अदर इन्वेंट्री वो कैसे निकलेगी बच्चों? वो निकलेगी 840 माइनस 264, ऐसे ही है। कितनी आती है? 576। क्योंकि उसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, अज्यूम करेंगे दोनों के नजदीक वो वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। क्योंकि जिसके बारे में फड्डा है वो बता रहा है ना, तो जिसके बारे में चुप है तो उसमें फड्डा नहीं होगा। समझ आ गई बात? पॉइंट नंबर 3, इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर 2022 अमाउंटिंग टू 120 मिलियन इंटरेस्ट इनकम, ओके, ऑफ विच 65 मिलियन वाज रिसीवेबल एज एट 31 दिसंबर 2022। हाँ जी, इंटरेस्ट इनकम रिसीवेबल कितनी है जी? 65, ठीक है। यहाँ तक की बात में लगी जी? ओके, अंडर टैक्स लॉ इंटरेस्ट इनकम वाज टैक्सेबल ऑन एन अक्रूवल बेसिस इन 2021। अक्रूवल बेसिस से क्या मुराद है? के 1 मिलियन मतलब हैं? एक तो रिसीट बेच होता है जब हमें मेल पे However, with effect from 1 जनवरी 2022, इंटरेस्ट इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पैसे मिलेंगे तब वो अब मुझे सोच समझ के जवाब देना। 2021 तक हमारी कैरिंग वैल्यू और टैक्स वालों की कैरिंग वैल्यू सेम थी। क्यों? हम भी इंटरेस्ट को किस बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं? अक्रूवल पे। और वो भी किस पे रिकॉर्ड करते हैं? अक्रूवल पे। तो हमारा तो उनका फड्डा 2021 तक नहीं पड़ा हो। ठीक हो गया? अब 2022 में आके वो क्या कह रहे हैं, और ये बात उन्होंने यकम जनवरी 2022 को डिसाइड कर दी थी। ये बात लगी? अच्छा, एक और बात। अब बच्चों, अगर आप अकाउंट बनाए इंटरेस्ट का, तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, इंटरेस्ट इनकम है, कितनी है? 120। तो इंटरेस्ट रिसीव आप निकाल सकते हैं, कितना एक्चुअल में इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो निकाले जरा। कम करो 105 चेक कर लें, यही आता आंसर। अब याद रखना बच्चों, अकाउंटिंग की नजर में हमने क्या एंट्री पास करनी है, और टैक्स की नजर में हमने क्या एंट्री पास करनी। अकाउंटिंग की नजर में क्या एंट्री पास करेंगे, बता सकता मेरे? अकाउंटिंग वालों ने ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट की क्या एंट्री पास की होगी? टोटल
पूरे 12 महीनों में क्या एंट्री पास की हो? पूरे 12 महीनों में अकाउंटिंग वालों ने इंटरेस्ट की क्या एंट्री पास की होगी? कैश आएगा, डेबिट 55 से। टोटल 120 है ना। सोच के शाबाश। इंटरेस्ट इनकम कितने से क्रेडिट की होगी इसने? 120 से। और रिसीवेबल 65 से। और कैश 55 से। ऐसे ही टैक्स वालों ने क्या एंट्री पास की होगी? कैश डेबिट इनकम कैश कितने से? ये कैश वाकई 55 आया था? अरे डिफरेंस है कि 2 कैश, अगर 120 टोटल है, रिसीवेबल 65 पिछले साल का भी तो कैश आया होगा ना खोते। पिछले साल का 80 साल रिसीव नहीं हुआ होगा? अभी तुम लोगों ने अकाउंट बनाया, कैश कितना निकला वहां से? 105 निकला ना? कैश कितना निकला है? 105। ठीक हो गया। और पिछले साल का रिसीवल कैंसिल हुआ है कितना? 80। ये रिसीवल खत्म हुआ, ये रिसीवल क्रिएट हुआ। ऐसी है, ये कैश आया और ये इनकम क्रिएट हुई, ये एंट्री पास होती है। टैक्स वालों ने क्या किया? टैक्स वालों ने कैश देखा 105 आया, तो इनकम भी उन्होंने कितनी रिकॉर्ड की होगी? 105 की। तुम लोगों ने कैश निकाला कितना पहले दसो मैंने? 105 कटा तुसी? 105 कैसे निकाला? ओपनिंग बताओ कितना है? 80। क्लोजिंग इनकम की साइड पे लिखी है, इतने लितर पैने दोनों। चवल मारो जरा। इनकम की साइड पे लिखनी थी, क्रेडिट साइड पे कि डेबिट साइड पे? दर फटे यार इस साइड पे, फटते ना हो तो। प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट होनी है, यहाँ पे तो डेबिट होनी है। केवल 135 ये नहीं। गदो एक ਤੁਹਾਨੂੰ कौन बनाता गया वो भी नहीं बनया। अब टैली है। ठीक है जी। तो हम ये एंट्री पास कर रहे होंगे, वो सिर्फ जितना कैश है उतनी एंट्री पास कर रहे होंगे, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। मतलब ये वाले पैसे वो नहीं मानते। पिछले रिसीवेबल तो हमने खत्म कर दिए, उन्होंने भी कर दिए होंगे। तो ये वाले पैसे हमारी बैलेंस शीट में पड़े हुए हैं, लेकिन ये वो पैसे नहीं मानते। तो यहाँ पे टैक्स बेस क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। जीरो क्यों आ जाएगी? वो कहते हैं भाईजान जब कैश पकड़ोगे तब मानेंगे, तो जो चीज भी कैश बेसिस पे होती है उसकी टैक्स बेस क्या होती है? जीरो होती है। डिफरेंस कितना आ जाएगा? 65 का। रेट क्या लगेगा? 30%। आंसर निकालना। हाँ, इंटरेस्ट इनकम के बारे में उसने कुछ बताया था। 20%। ठीक है। हाँ जी। 13 पूरा पूरा। एसेट के लायबिलिटी? लायबिलिटी। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद क्या रह गया जी? एक्यूमुलेटेड लॉसेस। पिछले साल कितने थे? 390। इस साल कितने हैं जी? 460।
एक्यूमुलेटेड लॉसेस डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में आते होते हैं, देखते हैं। यहाँ पे उसने बात किया अक्रूड एक्सपेंस की, पहले अक्रूड एक्सपेंस देख लेते हैं। अक्रूड एक्सपेंस पिछले साल कितने थे? 250। इस साल कितने? 250। इंक्लूड पेबल फॉर पेनल्टीज ऑफ 42 मिलियन, जुर्माने पेनल्टीज के, तो ये परमानेंट डिफरेंस है। तो ये बात में लगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेनल्टी पेबल कितने है? 42। बोलो 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 बोलो। तो क्योंकि परमानेंट डिफरेंस है तो इसकी टैक्स बेस पे क्या होगी? सेम। बाकी रूल्स कितने रह गए? 232 में से 42 हमने साइड पे कर दी। 190 ये हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द ईयर यूएल आल्सो पेड पेनल्टीज ऑफ 56 मिलियन। ओके, अंडर टैक्स लॉस पेनल्टीज आर नॉट डिडक्टेबल, हाउएवर अदर एक्सपेंसेस आर अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। हाँ जी, बाकी जो एक्सपेंसेस है वो किस बेसिस पे रिकॉर्ड होंगे? पेमेंट बेसिस पे। इसका मतलब है उनकी कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस क्या हो जाएगी? जीरो। क्यों बोला? हर वो चीज, इनकम या एक्सपेंस जो कैश बेसिस पे टैक्स वाले मानते हैं, उसकी टैक्स बेस क्या होती है? जीरो होती है। डिफरेंस निकालो। वो वाला कौन? ये इस साल भी तो वो पेनल्टी पे कर तो पिछले साल भी नहीं मानते, इस साल भी नहीं मानते, बात खत्म। इसको भी परमानेंट करना चाहिए। तो पे हो चुकी है ना, बैलेंस शीट पे तो नहीं पड़ी होंगी। हाँ जी, डिफरेंस कितना है जी? 190 का। रेट क्या लगाएंगे? 30%। 57 एसेट की लायबिलिटी। सोच लो सोच लो सोच लो। डेफिनेटली की करेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा अनयूज टैक्स लॉसेस। यहाँ पे कुछ नहीं आना, यहाँ पे कुछ नहीं आना, सीधा सीधा डिफरेंस लिख लेंगे। कितना डिफरेंस है जी? एज अनयूज टैक्स लॉस अमाउंट 550 मिलियन एज रिफ्लेक्टेड इन 2022। अच्छा, अब कितना अनयूज टैक्स लॉस है? 550। वो कैसे? 250 पिछले साल आया था और 232 इस साल आया है। टोटल करो कितना बनता है? हाँ सॉरी, 390 पिछले साल था, 460 इस साल है, 850 ऐसी है। कितना बनता है? It is expected that after 3 years, sufficient taxable profit will be earned to utilize the benefit of unused tax losses and deductible temporary differences. अच्छा, 850 में से कुछ एडजस्ट हो गया होगा, कुछ बच गया होगा, ऐसी है। यूएल हैज अनयूज्ड टैक्स लॉसेस अमाउंट 550 एज एट 31 दिसंबर 2। तो 2022 के एंड पे तो हमारा बैलेंस अनयूज्ड टैक्स लॉसेस का जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है वो कितना है? 550। तो हम इस 550 पे क्या लगाएंगे? टैक्स रेट लगाएंगे, क्योंकि इससे फ्यूचर में क्या होगा? एसेट राइज होगा। अच्छा, अगर यहाँ पे वो ये लिखता कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट आफ्टर 3 years sufficient tax profit will be earned to utilize only 400 tax losses, तो हम 400 पे एसेट क्रिएट करते, 550 पे एसेट क्रिएट ना करते। यहाँ तक की बात समझ लगी है। वो पिछले सवाल में उसने यही किया था कि 284 का लॉस था और उसने 180 पे एसेट क्रिएट किया था। उस वक्त उसने सही किया था, क्योंकि उस वक्त उसको लगता ही ये था। तो अगर वही बात यहाँ पे लिखी हो कि भाई 550 के टैक्स लॉसेस तो हैं, लेकिन हमें उम्मीद रिकवरी की 400 मिलियन की, तो बच्चों यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे जी? 550 का लेंगे 30%, 165 एसेट की लाइबिलिटी। एसेट टोटल करें जरा, शाबाश।
230 deferred tax asset. ठीक है जी, आसान था मुश्किल था? आसान सवाल था, यकीन नहीं आ रहा है ना? आठम 23 का सवाल आसान है, ये कैसे हो सकता है? अच्छा जी, चलें इस पे एग्जामिनर कमेंट पढ़ के देखते हैं। कौन सा सवाल था? आठम 23 है, इसका भी नहीं है, तो बाद में डाउनलोड करते हैं इसको। आठम 23 हो गया, अब सफरिंग 23 की बात करते हैं। पंद्रह नंबर का सवाल आया था और मांगा उसने क्या? डिस्कस हाउ deferred tax related to each of the above matters should be dealt with in TL's finances में for the year ending 31 दिसंबर 2022। डिस्कस बहुत पढ़ने लगी, मतलब जिसने सवाल देखा होगा ना 15 नंबर और लिखा होगा डिस्कस, उनके आप 15 नंबर तक गए। इतनी कैलकुलेशन करके आए थे डेफर्ड टैक्स की, और उसने क्या डिस्कस करो। The first is financial statement of Titanium Limited for the year ended 31 दिसंबर 2022 are under preparation. The following matters have been identified which may have implication of deferred tax. सबसे पहला पॉइंट, TL acquired an equity investment for 85 million, which was subsequently measured at fair value through profit and loss. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आ गया जी। On 31 दिसंबर 2022, TL recorded 20 million as gain for change in fair value. Under tax law, gain on investment is taxable at the time of sale. ये वही पॉइंट है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला। हाँ जी, अब जरा मुझे बताएं इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा बच्चों याद रखो, जवाब कैसे देना है, तरीकाकार क्या होगा बच्चों? तरीकाकार वही होगा जो उन्होंने आठम 23 में किया है, बस उसको अंग्रेजी में लिखना है। हमें सबसे पहले बताना है कैरिंग अमाउंट क्या बनती है, टैक्स बेस क्या बनती है, डिफरेंस क्या है, रेट कौन सा लगेगा, और डेफर्ड टैक्स एसेट राइज होगा कि लायबिलिटी, यही हमने अंग्रेजी में लिखा, और कुछ नहीं करना। पॉइंट समझ आ गया? तो नया जुगाड़ नहीं है, जो हमने कर रहे हैं ना उसको अंग्रेजी में लिखना है बस। एडजस्टमेंट नंबर 1, अब दोबारा पढ़ो। carrying amount है कि कैरिंग अमाउंट ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट इकतीस दिसंबर
2022 इज कितनी है जी? 105, 105, while tax base is 85। टैक्स वाले नहीं मानते गेन को, ऐसी है। तो टैक्स बेस क्या होगी बच्चों? 85 ही होगी। तो डिफरेंस ऑफ कितना राइज होगा जी? 20 will arise and deferred tax liability of कितनी? रेट 35%। 7 ब्रैकेट में बताएंगे कैसे निकला 7 will be recorded। ये काम करना है आप। तो समझ आएगा, बात समझ आएगी नहीं? अच्छा, अब जब वो ये कहे ना कि भाई आपने इसको डिस्कस करना है, हाउ द डिफरेंस रिलेटेड ईच ऑफ द अबव मैटर शुड बी डेल्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, यहाँ पे दो बातें याद रखनी है। बात उसने किस चीज की है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। अभी आपने ये जो वैल्यू निकाली है ना, ये बैलेंस शीट में जानी है। ये कहाँ जानी है? बैलेंस शीट में, क्योंकि डेफिनेट एसेट है या लाइबिलिटी है। एसेट होगा तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, लाइबिलिटी होगा तो लाइबिलिटी। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि बैलेंस शीट में बताओ क्या रखा है। उसने क्या कहा है? तो फिर हमें वो वाली बात भी बतानी पड़ेगी जो प्रॉफिट लॉस में जाएगी। अब प्रॉफिट लॉस में क्या क्या जाना है? ये जो गेन विल बी रिकॉर्डेड इन एसओएफसी एंड गेन कौन सा? फेयर वैल्यू गेन ऑफ 20 एंड 7 का डेफिनेट एक्सपेंस आएगा कि इनकम? लाइबिलिटी है ना, तो डेफिनेट लाइबिलिटी क्रेडिट और डेफिनेट एक्सपेंस एंड डेफर्ड टैक्स expense of 7 million will be recognized in profit and loss। तरीका समझ आया जी? उसने बात की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो फाइनेंशियल में जो चीज बैलेंस शीट में जाएगी वो बताएंगे, और जो चीज प्रॉफिट लॉस में जाएगी वो बताएंगे। तरीका वारदात समझ आया जी? दूसरा पॉइंट पढ़ें। टीएल परचेज फैक्ट्री बिल्डिंग ऑफ 1200 मिलियन इन 2022 which was depreciated by 80 million। डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होगी? 80। तो कैरिंग वैल्यू क्या रहेगी? 1120। और 31 दिसंबर 2022 द फैक्ट्री बिल्डिंग वाज रीवैल्यूड एट 1260 मिलियन। ओहो हो। अब कैरिंग वैल्यू 122 1120 है। और फेयर वैल्यू 1260 है। तो गेन कितना रिकॉर्ड हुआ होगा? 140 का। अंडर टैक्स लॉ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम is allowed as tax expense while revaluation does not affect taxable profit। क्योंकि रिवैल्यूएशन जाती है ओसीआई में। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था जब IAS 12 और IAS 16 डिस्कस किया था कि रिवैल्यूएशन कहाँ जाती है? ओसीआई में। तो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड डेफर्ड टैक्स भी कहाँ जाएगा? ओसीआई में जाएगा। हाँ भाई, तो जरा मुझे बताएं
अब इसके ऊपर जो डेफिट टैक्स निकलेगा वो दो तरह का है, एक प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है और एक ओसीआई में जाना है। मुझे बताएं जरा, टैक्स वालों की नजर में कितनी डेप्रिसिएशन होगी? 120। और हमारी नजर में कितनी डेप्रिसिएशन है? 80। डिफरेंस कितना आ गया? तो 40 का डेफिट टैक्स क्रिएट होगा, लेकिन 40 का डेफिट टैक्स जो क्रिएट होगा वो क्रिएट होगा डेप्रिसिएशन की वजह से। ये बात समझ आ रही है? किसकी वजह से? डेप्रिसिएशन की वजह से। और 140 पे जो डेफिट टैक्स क्रिएट होगा वो किसकी वजह से होगा? ओसीआई की वजह से होगा। तो जरा कैलकुलेट करें, शाबाश। फोर्टी पे आएगा 40। हाँ जी, यहाँ पे ये लिखेंगे, कैरिंग अमाउंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग इज कितनी है जी? 1120। एंड टैक्स बेस इज, टैक्स बेस निकालें, 1080। डिफरेंस कितना आता है? नहीं, 1080 कैसे है? डिफरेंस कितना आता है? नहीं, सॉरी, कैरिंग अमाउंट 1260 है, फेयर वैल्यू पे है ना? इन दोनों को डिफरेंस लें, 180। दिस विल क्रिएट डिफरेंस ऑफ रुपीज 180 will arise इस 180 में 40 क्या है? डेप्रिसिएशन का डिफरेंस। और 140 क्या है? रीवैल्यूएशन का डिफरेंस। आउट ऑफ विच 40 रिप्रेजेंट डिफरेंस ड्यू टू डेप्रिसिएशन एंड 140 difference due to revaluation। ठीक हो गया? नाउ डेफर्ड टैक्स ऑन डेप्रिसिएशन कितना था जी? 40 का 35%, 14 will be recognized in profit and loss and on revaluation। रिवैल्यूएशन पे कितना आएगा जी? 140 का लेंगे आप 35%, will be recognized in OCI। ठीक है जी?
और टोटल डेफर्ड टैक्स कितना बनता है बच्चों? 14 ये और 49 ये। टोटल डेफर्ड टैक्स एसेट आएगा कि लाइबिलिटी? सोचो, कैरिंग वैल्यू ज्यादा है, टैक्स बेस, लाइबिलिटी ऑफ ₹63 million will be recognized in SOFP। तरीका वादा समझ आया? ये डिस्क्राइब, जब भी कहें ना डिस्क्राइब करें, इस तरह से डिस्क्राइब करें। पॉइंट नंबर 3, डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ 20 million इनकर्ड इन 2022, IS 38 आ गया, हैज बीन एक्सपेंस आउट, और हमने उसको एक्सपेंस आउट कर दिया। क्यों कर दिया होगा बड़ा सोचो, क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ होगा। डेवलपमेंट कॉस्ट मतलब रिसर्च तो जाती है ना प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन डेवलपमेंट कॉस्ट का भी कुछ हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि हमने डेवलपमेंट फेज शुरू तो कर ली, लेकिन हो सकता क्राइटेरिया मीट ना हुआ हो। अंडर टैक्स लॉस, डेवलपमेंट कॉस्ट इज अमोर्टाइज ओवर 10 ईयर। और टैक्स वाले कहते हैं भाईजान क्राइटेरिया मीट हुआ है कि नहीं हुआ, हमें नहीं पता, ये डेवलपमेंट फेज है तो बैलेंस शीट में जाएगी। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 3 समझ आ गया जी। डेवलपमेंट कॉस्ट का हमने क्या किया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में ले गए, लेकिन टैक्स वाले कहते हैं कि नहीं यार, डेवलपमेंट डेवलपमेंट होती है, चाहे रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट हुआ चाहे नहीं हुआ। तो टैक्स वालों ने कितनी डेवलपमेंट कॉस्ट प्रॉफिट लॉस में लेके गए होंगे? दो। हाँ ठीक है, 20 को उसने किस पे डिवाइड किया होगा? 10 पे। आंसर क्या आया होगा? ठीक। हमारी नजर में बैलेंस शीट में 1 रुपया भी पड़ा होगा नहीं, लेकिन टैक्स वालों की नजर में बैलेंस शीट में कितने पड़े होंगे? 18। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी? पॉइंट नंबर 3, डेवलपमेंट, अब लिखेंगे कैरिंग वैल्यू ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट इज नील। क्यों बोला? हम एंड टैक्स बेस इज 18। कैसे? 20 माइनस 20 डिवाइडेड बाय, ठीक हो गया जी। सो डिफरेंस ऑफ 18 will arise on which टैक्स ऑफ 18 के लिए 35%, 6.3 will be recognized in SOFP and profit and loss। सोचो 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 सोचो, ठीक है जी। बैलेंस शीट में भी मुझे 6.3 का रिकॉर्ड होगा,
अच्छा, डेफर्ड टैक्स एसेट है कि लायबिलिटी है? सोचो। अगर ये एसेट है तो ये डेबिट होगा, ऐसी है। तो फिर डिक्रीज इन डेफर्ड टैक्स आएगा, डिक्रीज इन डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, या हम डेफर्ड टैक्स इनकम भी कह सकते हैं। इन प्रॉफिट लॉस। पॉइंट नंबर 4, TL received government grant of 12 million। गवर्नमेंट ग्रांट IS-20 आ गया, आई का हमने छड़िया कख नहीं। शुरू हुआ था वो कहाँ से? IFRS 9 से, फिर उसने डिस्कशन की IS 16 की, फिर 38 आ गया, फिर 20 आ गया। ठीक है जी, छड़िया हमने कख नहीं। TL received government grant of 12 million related to an equipment. The grant is recognized as income over 3 years। मतलब इक्विपमेंट, देखो, जब आप एसेट के ऊपर ग्रांट रिसीव करते थे ना तो उसके दो ट्रीटमेंट होते थे। एक ये होता था कि सारी की सारी ग्रांट एसेट में से माइनस कर दो, याद है ना? तो एसेट रिड्यूस वैल्यू पे रिकॉर्ड होता था, उसकी डेप्रिसिएशन भी कम आती थी। और दूसरा तरीका ये होता था कि एसेट की कॉस्ट को माइनस ना करो, एसेट वैसे के वैसे ही रहने दो, और गवर्नमेंट ग्रांट को लाइबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड करो, और फिर उस लाइबिलिटी को अगले जितने सालों में, 3 सालों में आप इनकम में कन्वर्ट करते जाओ। अंडर टैक्स लॉ द गवर्नमेंट ग्रांट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। परमानेंट डिफरेंस है। अच्छा, इसका मतलब है कि हमारी किताबों में 12 मिलियन की ग्रांट आ रही होगी। अब ये तो नहीं उसने बताया कि ग्रांट हमें साल के शुरू में मिली थी, मिड में मिली थी कि एंड में मिली थी। अज्यूम कर लेते हैं ग्रांट हमें साल के शुरू में मिली थी। ठीक है जी, तो इसका मतलब बच्चों उसमें से 4 मिलियन की हम रिकॉर्ड कर चुके होंगे इनकम में, और 8 मिलियन की हमारी बैलेंस शीट में पड़ी होगी। यहाँ पे क्या लिखेंगे जी? अज्यूमिंग ग्रांट इज रिसीव्ड एट बिगिनिंग ऑफ ईयर या एट स्टार्ट ऑफ ईयर। सो कैरिंग अमाउंट ऑफ 8 million will be is recognized while in SFP and tax base of 8 is assumed because it is a permanent difference. So that no tax asset या liability should be recognized
future. ठीक हो क्या जी? यहाँ तक की बात समझ लगी। अब वो जो हमने 4 मिलियन की इनकम रिकॉर्ड की हुई है प्रॉफिट एंड लॉस में, उसके बारे में बताना है। इनकम recognized in profit and loss of 4 will be reversed calculation of current tax. करंट टैक्स की बात करनी तो नहीं चाहिए, उसने मांगी नहीं है, पर फिर भी कर देते हैं। समझ आ गई थी? इसका कोई डेफिनेट टैक्स इंपैक्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि परमानेंट डिफरेंस है। परमानेंट डिफरेंस में जो कैरिंग वैल्यू होती है वही टैक्स बेस होती है। अल्लाह अल्लाह कैसा। पांचवा पॉइंट, टीएल incurred a tax loss of 260 million for the year ending 31 December 2022 under the tax loss. All unused tax losses are adjustable from future profit within next 6 years. क्या कह रहे जी? पढ़ लो। इस साल कितना लॉस हुआ जी? 260. All unused tax losses adjustable from future period within the next 6 years. Okay. अब 260 का लॉस रिकॉर्ड हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? इसके ऊपर डेफिनेट टैक्स अराइज होगा कि नहीं होगा? As loss as tax loss of 260 million is adjustable in the future taxable profits of 6 years. So we can recognize the tax asset of 35%. कितना था जी? 90 million. In SFP. पढ़ लें जरा। Assuming that TL has sufficient evidence that पहले तो ये ना कि हम ये अज्यूम करेंगे कि कंपनी को ये अंदाजा है कि 6 साल में हमारे फ्यूचर प्रॉफिट आ जाएंगे, बट इफ इट इज नॉट रिलायबल that future taxable profit
taxable profits are not liable to earn, then we will not recognize any tax asset or income in financial statements. ये बात समझ लगी? ये बात बतानी है क्यों? क्योंकि उसने सवाल में क्लियर नहीं किया हमने। उसने सवाल में क्लियर नहीं किया कि इनको कंपनी का वो क्या लगता है, कंपनी को लगता है कि फ्यूचर में प्रॉफिट इतने आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। जब उसने नहीं बताया तो फिर हमें दोनों आइडिया देने पड़ेंगे कि अगर तो लगता है कंपनी को आ जाएंगे तो ये रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन अगर लगता है कंपनी को कि नहीं आएंगे तो ये रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। हजम शुद्ध। अगर तो मैं बता रहा था ना कि पीएल को लगता है कि फ्यूचर में प्रॉफिट आ जाएंगे तो सिर्फ एक बात करते तो दूसरी बात ना करनी पड़ती। दूसरी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसने हमें क्लियर नहीं किया कि उसको ये अराइज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो बच्चों हमने आज कितने अटेम्प्टों के सवाल किए हैं? 3 अटेम्प्टों के सवाल। कौन कौन से? 24, आटम 23 और स्प्रिंग 23। ठीक हो गई? तो बाकी अटेम्प्टों के सवाल फिर हम देखते हैं कि 24 हो गया, 23 हो गया, ऑटम 22 और स्प्रिंग 22। इसके सवालों को भी फिर अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया बच्चों?